आज जो डॉलर का रेट है तकरीबन 300 रुपया हो गया है। एक डॉलर 300 रुपये पाकिस्तानी के बराबर, और 104 पे इसहाक डार 2017 में इसको 3-4 साल मुसलसल उसको रोके रखा, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि ये मसनूई तरीके से इसको 104 पे रखा हुआ है। अगर ये मार्केट डिटरमिनेंट हो तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। एक सवाल है जहन में कि 104 से 300 तक लाने के बाद क्या पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो 20-24 अरब डॉलर से बढ़कर 50-60 अरब डॉलर पे पहुंच गई, या पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस का फ़्लो था वो कोई 40-50 अरब डॉलर पे पहुंच गया? कौन सा हमने ऐसा तीर मारा है कि जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई? हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। अगर हम 10-12 अरब डॉलर इजाफी कमा सकें बरामदात के ज़रिए तो हम ये जो दुनिया के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ 10-12 अरब डॉलर टोटल अमाउंट जो हमें दुनिया में रुसवा करती है सालाना, वो ये 10-12 अरब डॉलर की रकम है। पिछले साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ, पाकिस्तान से जो बरामदात हुई वो 4 अरब डॉलर घट गई उससे एक साल पहले की निस्बत। 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 पे आ गई। रिमिटेंसेज भी 31 से कम होकर 27 पे चली गई। तो 8 अरब डॉलर हमने गवा दिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया 100 रुपया और नीचे चला गया था। अब ये 300 पे आ गया। इसका नुकसानात क्या है? नुकसान इसका सबसे पहला होगा, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, तेल बाहर से आता है, हर चीज़ खाने का तेल, ये जो खुर्दनी ऑयल है ये बाहर से आता है। चीज़ों की कीमतें आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन जो 28-29% पर बड़ी मेहनत करके आया था वो दोबारा 35-40% के ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन जितना ऊपर जाता है तो IMF कहती है इन्फ्लेशन हेडलाइन नंबर बहुत ऊपर है, फिर अपना पॉलिसी रेट ऊपर ले जाएं। पॉलिसी रेट अभी 22 पे है, हम इसको 23, 24, 25 पे भी ले जाएं, फिर क्या कमाल होगा। इस वक्त बोरोइंग सिर्फ वफाकी हुकूमत कर रही है क्योंकि डेफिसिट बहुत है। 6-7 हज़ार अरब हम सालाना सूद की मद में बैंकों को देते हैं। जितना टैक्स हम इकट्ठा करेंगे 100% हम सूद की मद में बैंकों को दे देंगे। तो पाकिस्तान एज ए कंट्री चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता। कोई ऐसा तरीका मुझे बता दें कि आपकी आमदन 100 रुपया हो और आपके अखराजात हो 1000 अरब। 100 रुपया तो आप उधार में देते जाएँ और 1000 और का कर्जा लेते जाएँ। कितनी देर, साल, 2 साल, 3 साल, तो फिर एक दिन आएगा कि आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में। इसका हल किसके पास है ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो भी हुकूमत आई है, एवरीवन, मुशर्रफ से शुरू कर लें, फिर पीपल्स पार्टी का दौर, नून लीग का दौर, PTI का दौर, अब ये PDM का दौर, सबको इसके अंदर शुमाल करें। सब ने अपने हिस्से के मसाइल इसमें डाले हैं, हल किसी ने नहीं दिया। अब लोगों की ज़िंदगी, सर्वाइवल उनके लिए चैलेंज है। 30-35 रुपये की अगर रोटी हो, बिजली के बिल जो है 2 गुना हो गए हों। आज भी नेपरा का एक फ़ैसला अभी इम्प्लीमेंट होना उसमें बाकी है। बिजली की कीमतें पहले ही 2 गुना हो चुकी हैं। पिछले 2 महीनों में जो बिल आए हैं लोगों के, उसने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। जिसका बिल आता था ना 30,000 या 25,000, उसका बिल आया अब 60,000 या 65,000। अब अगर फर्दर इंक्रीज़ होगी तो 80-90 हज़ार चले जाएगा। तो इतनी डिस्पोजेबल इनकम किसी के पास है कि सिर्फ बिजली का बिल वो 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपये महीने का दे देगा? बहुत सीरियस इशू है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसका हल है। आसान हल नहीं है, मुश्किल हल तो होगा कि 4-5 साल सर फेंक के मेहनत करें। जितने सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, इनसे जान छुड़वाएं। टैक्स रेवेन्यू ब्रॉड बेसिंग करें, यहाँ से लीकेजेस जो रेवेन्यू की हो रही है उसके रास्ते बंद करें। डॉलर आपको पता है मार्केट में क्यों ऊपर चढ़ता जा रहा है? क्योंकि ब्लैक में डिमांड मौजूद है। एक तो हमने इंपोर्ट भी खोली है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन की इजाज़त दी है, वो भी ठीक है, लेकिन साथ अफ़गानिस्तान भी हमने एक सफ़ेद हाथी पाला हुआ है। वहाँ की 40 मिलियन आबादी की तमाम ज़रूरियात इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट से पूरी होती हैं। डॉलर यहाँ से ख़रीदा जाता है, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो कौन सी ऐसी साइंस है दुनिया की जो पाकिस्तान को संभालेगी? मुझे समझ नहीं आता। आपने पूरा बॉर्डर अफ़गानिस्तान वाला फेंस कर दिया कि हमने यहाँ से टेररिज्म भी रोकनी है और स्मगलिंग भी रोकनी है। ना टेररिज्म रुकी है, ना स्मगलिंग रुकी है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर सर जोड़ के बैठें, पॉलिटिकल लीडर्स भी और इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी, और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालें। ये जो रोज़ाना हमारे यहाँ एक T20 मैच चलता है ना, बल्कि T20 भी नहीं है, सुपर सिक्सेज है, जिसमें कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक को रगड़ा दे के अंदर करने लगी है, अभी पता चलता है नहीं नैब पकड़ने लगी है, फिर पता चलता है नहीं अब सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए आने लगी है। इससे हम आगे नहीं जा रहे, मुल्क को खोखला कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएँ, ये 24-25 करोड़ जो इस मुल्क में बसते हैं उसका सोचें और इसका हल निकालें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, उनसे हम अपने जो मेन मौज़ूआत हैं वो पॉलिटिकली टॉपिक रखते हैं डिस्कशन के लिए। तो सदर साहब का एक ख़त है, उससे आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है, उन्हें कहा है कि आइए बैठ के इलेक्शन की तारीख का तयन करते हैं। और इलेक्शन की तारीख का तयन भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी मज़े की जिक्सा पज़ल बनी हुई है। आइनी तौर पर सदर साहब को इख्तियार है कि वो तारीख का तयन कर दें, और आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि वो डिलिमिटेशन भी करे, क्योंकि नया सेंसस CCI जारी कर चुकी है।
अब कौन सी चीज़ दुरुस्त है और कौन सी गलत है, यही आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और जो शुरा है हमारे साथ प्रोग्राम में, मारूफ माहिर कानून शाह खावर साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। शाह खावर साहब वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, दोनों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शाह खावर साहब, आर्टिकल 48 सदर को जो इख्तियार देता है उसको माना जाएगा? क्योंकि एक्ट इन्होंने अमेंड किया है, तो एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आता, तो कौन सी चीज़ दुरुस्त माने इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लेटर लिखा है आर्टिकल 48(5) के तहत, तो वो तो रिक्वायरमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि जब सदर मुमलिकत जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे से, तो फिर 90 दिन में उनका इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स फॉर्म होना और इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो अभी जो गिवन सर्कमस्टांस है, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी जो एक फ़ैसला किया है, क्योंकि लॉ उनको एम्पावर करता है, और इसमें यह भी कोई शक नहीं है कि जो आम कानून है उसका आइन के किसी शिक के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमें फिर 2-3 और भी चीज़ें देखनी है कि आर्टिकल 48 को हमें फिर आर्टिकल 224 आइन पाकिस्तान का, और फिर आर्टिकल 51 और उसकी भी झेली शिक 5 को मिला के डिलिमिटेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सदर के पास बिल्कुल ही इख्तियार है, उन्होंने लेटर लिखा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये है कि वो अभी इस पे गौर कर रहे हैं कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुलाया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। अगर सदर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है, बिल्कुल करें, और उसमें अपना वाकफ़ भी दें। और चूँकि वो जो आर्टिकल 51 की जो रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी नोटिफाइड होगी मरदमशुमारी और उसके बाद जो CCI की इजलास भी हुआ, तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक कौमी असम्बली की, वो होनी भी ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ फिर आर्टिकल इसको भी देखना है, 48 को भी देखना है, 224 को भी देखना है। मामला घूम के मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है कि जा सकता है, क्योंकि फिर अगर इसमें आपस में दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और दोनों दुरुस्त इस वक्त लागू होते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा अमल में आएगा ये डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि ये फिर फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि अगर जब जाएगा तो बेहतर ये होगा कि वो फिर फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दे दी जाए। चूँकि आपने देखा है कि हम जब बेंचेस की तश्कील देखते हैं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, तो फिर उस पर पहले से पेशन गोइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि एटलीस्ट PMLN वालों का ख्याल ये है कि अगर चीफ जस्टिस हेड कर रहे हो बेंच और जस्टिस मुनीब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बैठे हो या एजाजुल हसन बैठे हो, तो वो कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसला है। नून लीग की पब्लिक पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनकी इसको हार्मोनाइज करना है तमाम शिकों को, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट को फिर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे, ताकि किसी को। डॉक्टर फिरदौस से पूछते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहब क्या कहती हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन होगी। दोनों आर्टिकल इस वक्त दुरुस्त तरीके से लागू होते हैं, लेकिन कौन सा ऑपरेटिव होगा ये अब इन्हिसार करता है या तो इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत पे, या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह खावर साहब के होते हुए मेरी ये मजाल कि मैं कोई कानूनी राय दे सकूं, लेकिन चूँकि मैं ये एक पब्लिक और पॉलिटिकल उसका नैरेटिव जो है वो तो आपको कन्वे कर सकती हूँ कि इस लेटर के बाद जो है वो ईवान सदर के अंदर जो पहले से बहुत सारे सवालिया निशानात थे और PTI की सदारत उनके लेबल के साथ एक लगा हुआ ऐसा धब्बा था, तो सदर साहब को ख़बरों में रहने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का मज़ाक़ा ख़ेज़ इनिशिएटिव लेना होता है, जिससे वो चूँकि वो उनकी रिवायती ये बानी रहे हैं सोशल मीडिया की ना PTI में, तो ट्रेंड बनाना, ट्रेंड्स में रहना और ख़बरों को कैश करना और फिर सोशल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर मनपसंद नैरेटिव बिल्ड कराना, ये उनका शोभा भी रहा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी अदायगी भी करते रहे। अब ये जो सीट है ये इसका तकाजा नहीं करती कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स की सियासत ईवान सदर में बैठ के की जाए। अब देखना ये है कि जो इससे पहले अभी हमें वो जो एक्ट के हवाले से उन्होंने चुप साधी, फिर उसके बाद उनका ट्वीट आया, फिर गुमनामी, फिर उनके स्टाफ का लेटर आया, फिर एक अबहाम और दुनिया के सामने सदर साहब का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। तो अब एक नया काम उन्होंने जो किया तो मशावरत के लिए बुलाया, और ये मिथ उसकी अच्छी है कि इलेक्शन होने चाहिए।
और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए।